स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। वेलकम टू सोना एजुकेशनल चैनल। आइए शुरू करते हैं क्लास 10th। आज का चैप्टर नियंत्रण और समन्वय के अभ्यास प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रत्यावर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। देखिए, प्रत्यावर्ती क्रिया और टहलना। प्रत्यावर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। टहलना मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूसरा, प्रत्यावर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं प्रत्यावर्ती क्रियाएं, और टहलना ऐच्छिक क्रियाओं में सम्मिलित होती हैं। प्रत्यावर्ती क्रिया अत्यंत तेज और 1 सेकंड के सूक्ष्म अंश में पूर्ण हो जाती है, जबकि टहलना यह क्रिया अधिक समय लगता है, क्योंकि पहले मस्तिष्क में इसमें विचार किया जाता है, उसके बाद सूचनाओं को तंत्रिका के माध्यम से पेशियों तक पहुंचाया जाता है। दूसरा प्रश्न, तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्गत सिनेप्स क्या होता है। देखिए, तंत्रिका में न्यूरॉन में सिनेप्स क्या होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो रिक्त स्थान होते हैं उसे सिनेप्स कहा जाता है, अंतर्गर्तन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृत पर उत्पन्न विद्युत आवेग एक्सॉन अर्थात तंत्रिकाक्ष में होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुंचता है, और एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है, और यह रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स या सिनोकॉटिक दरार को पार करते हैं, और अगली तंत्रिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ हो जाता है। अंततः इस प्रकार का एक सिनेप्स ऐसे आवेग को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिका या ग्रंथि तक ले जाते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। देखिए, मनुष्य का मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क वाला भाग शरीर को स्थिर और संतुलन करने में अनुरक्षण करता है। यह भाग पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। देखिए, हमारे नाक में गंधीय संवेदनांग होते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो गंध के कारण रासायनिक क्रिया करते हैं, जिससे विद्युत आवेग संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं सेंसरी न्यूरॉन्स द्वारा अग्र मस्तिष्क फोरब्रेन तक पहुंचाया जाता है, और जिसमें विद्यमान सूंघने के लिए विशिष्ट क्षेत्र और अगरबत्ती की गंध को पहचानने की क्रिया संपादित करता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्यावर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है। प्रत्यावर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा संचालित एवं नियंत्रित होती है। ग्राही अंग त्वचा में ऊष्मा दर्द से संवेदना संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक लाई जाती है, तथा प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं का कार्य इफेक्टर जैसे भुज में पेशी को संदेश भेज दिया जाता है, और मस्तिष्क की प्रत्यावर्ती क्रिया में कोई कार्य नहीं है, केवल संदेह मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है या पहुंचता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पादप हार्मोन्स क्या हैं। देखिए, पादप हार्मोन्स पादपों में उपस्थित वे रासायनिक पदार्थ जो पौधे की वृद्धि विकास पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सिन जिबरेलियम साइटोकाइनिन पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक पादप हार्मोन्स का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। देखिए, वृद्धि को बढ़ाने का कार्य ऑक्सिन एक पादप हार्मोन्स है जो पौधे में वृद्धि को बढ़ाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी सहारे की चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है। देखिए, हम जानते हैं कि प्रतान के शिखर पर ऑक्सिन बनता है। प्रतान स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं, और जैसे कि प्रतान किसी आधार के संपर्क में आता है, वह भाग उतनी तेजी से साथ वृद्धि नहीं करती जितनी तेजी से आधार से दूर वाला भाग करता है, क्योंकि ऑक्सिन विसरित होकर उसी तरफ चला जाता है। इसी कारण कोशिका लंबी और तन्य हो जाती है, और प्रतान मुड़ जाता है तथा आधार से लिपट जाता है। उदाहरण के लिए पायजम सेटाइवम का पौधा, मटर के पौधे को हम देख सकते हैं।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। देखिए, इसे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, एक टिन लेना है या एक प्लास्टिक का डिब्बा लेना है और साथ ही साथ समान दूरी पर दोनों पर छेद कर देना है। दूसरे चरण में हमें इसे पैदे में छेद कर देना है और आकृति में दर्शाना है और उसे तिरछा रखना है। और तीसरे चरण में हमें इस लकड़ी का एक बुरादा उसमें भर देना है। चौथे चरण में 24 घंटे तक चने के बीज को पानी में भिगो कर निकाल देना है और पांचवें चरण में भिगे हुए चने को ऊपर से नीचे तक बुरादे के ऊपर समान दूरी पर रखना है और उसमें पानी का छिड़काव करना है। अगले चरण में हमें बीजों के अंकुरित होने के बाद पानी केवल डिब्बे के निचले भाग में बुरादे पर डालना है और लास्ट में हमें इन्हें 2 या 3 दिन तक छोड़ देना है। और अंत में निष्कर्ष ये निकलेगा कि अंकुरित बीज की जड़ें गीले बुरादे की ओर मुड़ जाएंगी, अर्थात उसमें जलानुवर्तन देखने को मिलेगा। अर्थात चने के जो दाने हैं वो उसमें लिए गए बुरादे की ओर मुड़ जाएंगी। इसका अर्थ हुआ कि उसमें जलानुवर्तन हुआ, जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जंतु में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? जंतु में रासायनिक समन्वय हार्मोन्स के द्वारा होता है। ये जंतु हार्मोन्स अंतःस्रावित ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं तथा रक्त के माध्यम से शरीर के उन अंगों तक पहुंच जाते हैं जहां इनकी आवश्यकता होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? देखिए, आयोडीन नमक की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन से घेंगा नहीं होता, साधारण भाषा में हम कहते हैं। लेकिन आवर्तो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, गॉइटर हो जाता है। अतः थायरॉक्सिन की उचित मात्रा हमारे शरीर में बनाए रखने के लिए, हमारे शरीर में थायरॉक्सिन की मात्रा बनी रहे, इसलिए आयोडीन नमक खाने की सलाह दी जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? देखिए, जब एड्रेनलिन ग्रंथि या रुधिर हमारे हार्ट से होते हुए जाता है तो अनुक्रिया क्या करता है? देखिए, एड्रेनलिन हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है ताकि हमारे मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। साथ ही साथ पाचक तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। साथ ही साथ इसमें डायफ्राम पसलियों के सिकुड़ने से श्वसन दर बढ़ जाती है। ये सभी क्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने में तैयार करती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? देखिए, जो मधुमेह डायबिटीज के रोगी होते हैं उसे चिकित्सकों के द्वारा इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? देखिए, मधुमेह रोग अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। यह हार्मोन्स शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। अतः डॉक्टर रोगी को इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने की सलाह देता है ताकि रुधिर में शर्करा का स्तर कम किया जा सके। आइए बढ़ते हैं कुछ शॉर्ट आंसर्स की तरफ। देखिए, पाठ के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन्स है? देखिए, साइटोकाइनिन, इंसुलिन दिया है, थायरॉक्सिन दिया है, एस्ट्रोजन दिया है। इंसुलिन जंतु में पाए जाने वाला, थायरॉक्सिन जंतु में पाए जाने वाला, एस्ट्रोजन जंतु में पाए जाने वाला, साइटोकाइनिन पादप में पाए जाने वाला हार्मोन्स है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। देखिए, ध्रुमिका नहीं कह सकते, एक्सॉन नहीं कह सकते, आवेग नहीं कह सकते, सिनेप्स वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मस्तिष्क उत्तरदायी है तो सारे सोचने के लिए भी काम करता है, हृदय स्पंदन के लिए भी काम करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी कार्य करता है, तो उपरोक्त सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है, क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है?
देखिए, ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित एक खास कोशिकाएं होती हैं जो वातावरण से सभी सूचनाएं ढूंढ निकालती है और उन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात मेरुरज्जु या मस्तिष्क में पहुंचाने का कार्य करती है। और मस्तिष्क के भाग अग्र मस्तिष्क में विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग अर्थात सूचनाओं को प्राप्त करने में सक्षम होती हैं। इसके अलग अलग क्षेत्र जैसे सूंघने के लिए कुछ अलग सूचनाएं, सुनने के लिए अलग सूचनाएं, देखने के लिए अलग सूचनाएं कुछ विशिष्टीकृत होती हैं। यदि कोई ग्राही उचित प्रकार कार्य नहीं करेगी तो उस ग्राही द्वारा एकत्र की गई सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी। उदाहरण के लिए, यदि रेटिना की कोशिका अच्छी तरह कार्य नहीं करेगी तो हम देख नहीं पाएंगे अर्थात अंधे हो सकते हैं। इसी तरह हमारी जीवा का मीठा, नमकीन आदि स्वाद का पता लगाना संभव नहीं हो पाएगा यदि हमारी जीभ के द्वार में हार्मोन्स वर्क नहीं करेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए, न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं। न्यूरॉन के कार्य सूचना या उद्दीपन एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के सिरे द्वारा प्राप्त की जाती हैं। साथ ही साथ रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा होता है जो कोशिकाएं तक जाता है और तंत्रिकाक्ष एक्सॉन में होता हुआ उसके अंतिम सिरे तक पहुंचता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। इसी तरह का सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका में अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाते हैं। अतः न्यूरॉन एक संगठित जाल का बना होता है जो सूचनाओं को विद्युत आवेगों के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करता है। उदाहरण के लिए, ग्राही संवेदी तंत्रिका कोशिका सूचना ग्रहण कर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं तथा यह आवेग को वापस प्रेरक तंत्रिका तंत्र या प्रेरक तंत्रिका कोशिका मोटर न्यूरॉन्स द्वारा पेशी कोशिकाओं या कार्यरत अफेक्टर्स या कार्यकर तक पहुंचाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो तंत्रिका कोशिका है इसके इस प्रकार से कार्य है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? देखिए, पादपों में परोह प्रकाश की ओर मुड़कर तथा जड़ें इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करती हैं जिसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्रकाश जब पादप की वृद्धि वाले भाग पर पड़ता है तो वृद्धि हार्मोन्स ऑक्सीजन छाया वाले भाग में अधिक मात्रा में एकत्र होकर उसे प्रकाश की आने की दिशा में मोड़ देता है। अर्थात पौधे का तने वाला भाग, पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़ जाती हैं। इससे पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अधिक से अधिक प्रकाश मिलने लगता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरुरज्जु आघात से किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? देखिए, मेरुरज्जु आघात से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे व्यवधान होंगे। जैसे प्रत्यावर्ती क्रिया मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होगी, अतः प्रत्यावर्ती क्रिया नहीं होगी। ज्ञानेंद्रियों से आने वाली सूचना या आवेग मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगा। मस्तिष्क से सूचना शरीर के विभिन्न कार्यकर अंगों तक नहीं पहुंचेगी यदि मेरुरज्जु में आघात होगा तो। अगला प्रश्न, पादपों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है या किस प्रकार होता है? पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन्स के द्वारा होता है। ये हार्मोन्स पौधे की वृद्धि, विकास एवं पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता प्रदान करते हैं। इसके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है, अतः वे साधारण विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए, ऑक्सीन का सांद्रण कोशिका की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपन करता है। जिब्रेलियन तने की वृद्धि में सहायता करते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। एब्सिक एसिड या अम्ल वृद्धि का शमन करते हैं। साथ ही साथ पत्तियों के मुरझाने या झड़ने में भी सहायता प्रदान करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक जीव में नियंत्रण और समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? देखिए, सजीव में अनेक
अंग तंत्र पाए जाते हैं जो एक खास कार्य करते हैं। जंतु में नियंत्रण और समन्वय को कार्य तंत्रिका, पेशी ऊतक या हार्मोन्स द्वारा किया जाता है तथा पादपों में हार्मोन्स द्वारा नियंत्रण और समन्वय होते हैं। यदि जीव में समन्वय तंत्र नहीं होगा तो सभी अंग कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी, हमें इच्छित परिणाम नहीं मिलेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनैच्छिक क्रियाएं और प्रत्यावर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? देखिए, ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया में अंतर। यदि हम अनैच्छिक क्रिया की बात करें, वे क्रियाएं जिनका नियंत्रण हमारे सोचने से नहीं होता, अर्थात ऐसी क्रियाएं जो हमारे शरीर में निरंतर चलती रहती हैं, अनैच्छिक क्रिया कहलाती हैं। और प्रत्यावर्ती क्रियाएं वे क्रियाएं जिसमें किसी बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है, प्रत्यावर्ती क्रिया कहलाती है। यदि अनैच्छिक क्रिया की बात करें, इसका नियंत्रण पश्च मस्तिष्क मेडुला द्वारा होता है। यदि प्रत्यावर्ती क्रिया की बात करें, इसका नियंत्रण मुख्यतः मेरु रज्जु द्वारा होता है तथा प्रत्यावर्ती चाप के रूप में क्रियान्वित होती है। उदाहरण के लिए अनैच्छिक क्रिया की बात करें तो हृदय का स्पंदन, सांस लेना, श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होना, भोजन, साथ देखकर लार का निकलना, साथ ही साथ विभिन्न पदार्थों का, उत्सर्जित पदार्थों का विसर्जित होना। यदि प्रत्यावर्ती क्रिया के उदाहरण की बात करें तो किसी गर्म वस्तु को स्पर्श करना, करते ही हाथ को हटाना, ये प्रत्यावर्ती